नमस्कार। द नॉलेज नेक्सस के इस विशेष गहन विश्लेषण में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो मतलब सिर्फ कागजों पर भारी भरकम नहीं है, बिल्कुल। बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के जो आर्थिक भविष्य की दिशाएं ना, उसे तय करने की क्षमता रखता है। एकदम सही कहा आपने। आज हम मध्य प्रदेश के 2026-27 के ऐतिहासिक बजट को डिकोड कर रहे हैं। 18 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी ने इसे विधानसभा में पेश किया था। जी, और जो लोग अर्थव्यवस्था को करीब से ट्रैक करते हैं वो जानते हैं कि बजट सिर्फ आय और व्यय का खाता नहीं होता। हाँ बिल्कुल। ये असल में एक राज्य की राजनीतिक इच्छा शक्ति और उसके लॉन्ग टर्म विजन का सबसे बड़ा प्रलेख होता है। सही कहा। और आज के हमारे इस डीप डाइव का जो मिशन है वो इस विशाल बजट के भाग 1 का बारीकी से विश्लेषण करना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भाग है। हाँ, क्योंकि ये 8 भागों में बटा हुआ है और ये पहला भाग बजट की वैचारिक पृष्ठभूमि और व्यापक आर्थिक परिदृश्य को सेट करता है। बिल्कुल। हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन भारी भरकम वित्तीय आंकड़ों के पीछे आखिर रणनीति क्या है। जी, और वित्तीय शब्दावली के जाल को हटाकर हम इसे आम भाषा में समझेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ हैं हमारी विशेषज्ञ वित्तीय विश्लेषक। धन्यवाद। जब हम मध्य प्रदेश जैसे विविधतापूर्ण राज्य के बजट को देखते हैं तो हमें सतह से थोड़ा नीचे जाना पड़ता है। ये बजट मुझे कई मायनों में एक रूढ़िवादी वित्तीय दृष्टिकोण से बाहर निकलता हुआ दिखता है। मतलब एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। यह सिर्फ एक साल का लेखा जोखा नहीं है, ये राजकोषीय अनुशासन या जिसे हम फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं जी, उसका और रणनीतिक ढांचागत विकास का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो इसी बात पर अगर हम गहराई से गौर करें, इस बजट के भाग 1 को पढ़ते हुए एक चीज जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है वो है एक वैचारिक ढांचा। आप ज्ञानी विजन की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल वही। ज्ञानी यानी ज्ञानी विजन, मतलब पूरा बजट 8 अलग अलग भागों में है, जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा। जी, लेकिन इन सबकी नींव इस एक्रोनिम ज्ञानी पर टिकी है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे सुनने वालों के लिए इस ज्ञानी को थोड़ा डिकोड करें। आखिर ये है क्या? जरूर। देखिए, सरकार ने अपनी पूरी प्राथमिकताओं को इस एक शब्द में पिरो दिया है। अगर हम इसके अक्षरों को अलग करें तो जी से आता है गरीब कल्याण, यानी गरीब कल्याण। हाँ, गरीब कल्याण। और फिर वाई से है युवा शक्ति, यानी हमारे प्रदेश की युवा शक्ति। बिल्कुल। और फिर ए आता है। ए से अन्नदाता, यानी हमारे किसान भाई बहन जो अन्नदाता हैं। जी, और फिर एन से नारी शक्ति। एकदम सही, नारी शक्ति या महिला सशक्तिकरण। और इसके बाद जो आखिरी के 2 आए हैं वो बहुत दिलचस्प है। वो क्या है? पहला आय है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बुनियादी ढांचा या अधोसंरचना। हाँ। और दूसरा आय है इंडस्ट्री, यानी उद्योग और निवेश। तो मतलब GYANII, ज्ञानी। ये तो बहुत ही एक स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। लेकिन अर्थशास्त्र के नजरिए से इसका क्या महत्व है? आप देखिए, हमारे देश में अक्सर एक बहस चलती है कि क्या सरकार को सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं, मतलब फ्री राशन या सब्सिडी पर फोकस करना चाहिए। हाँ, जिसे हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। बिल्कुल। या फिर सरकार को उद्योगों और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाना चाहिए। अक्सर इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ देखा जाता है। यही आहा मोमेंट है इस बजट का। GINI विजन ये दिखाता है कि ये दोनों चीजें अलग नहीं है। अच्छा, कैसे? सरकार सिर्फ तात्कालिक राहत या शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं दे रही है। जब आप अन्नदाता या गरीब कल्याण के जरिए लोगों के हाथ में पैसा देते हैं तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है। मतलब वो बाजार में जाकर चीजें खरीदेंगे। बिल्कुल, मांग पैदा होगी। लेकिन वो मांग तब तक राज्य के काम नहीं आएगी जब तक आपके पास खुद की इंडस्ट्री और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। क्या बात है! मतलब अगर हमारे पास अपनी फैक्ट्रियां और सड़कें नहीं होंगी तो लोग बाहर का सामान खरीदेंगे और पैसा राज्य से बाहर चला जाएगा। एकदम सटीक समझे आप। इसीलिए GNI विजन समाज के हर वर्ग को साथ लेकर एक मजबूत और दीर्घकालिक विकास का लक्ष्य रख रहा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा नजरिया है। चलिए अब इस रणनीतिक सोच से आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। आप रोलिंग बजट की बात करने वाले हैं ना? आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार रोलिंग बजट लाया गया है। जी, यस बजट का सबसे बड़ा नवाचार है। जो लोग राजकोषीय प्रबंधन को थोड़ा कम समझते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि
पारंपरिक रूप से भारत में बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सिर्फ 1 साल का होता है। बिल्कुल। तो ये रोलिंग बजट उससे अलग कैसे है? मैं इसे एक बहुत ही आसान एनालॉजी से समझाती हूँ। मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं। क्या घर 1 साल में बन जाता है? नहीं, समय लगता है। बिल्कुल। अब पारंपरिक बजट में क्या होता है कि सरकार सिर्फ 1 साल के लिए पैसे का आवंटन करती है। 31 मार्च को वो पैसा लैप्स हो जाता है। हाँ, और फिर मार्च के महीने में जल्दबाजी में पैसा खर्च करने की होड़ मच जाती है, जिसे हम मार्च रश भी कहते हैं। सही कहा। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई बड़ा डैम बनाना हो, नया एक्सप्रेसवे बनाना हो या मेट्रो लाइन बिछानी हो, जी। इन कामों में 3 से 5 साल लग जाते हैं। पारंपरिक बजट में ठेकेदारों को हमेशा डर रहता है कि अगले साल पैसे मिलेंगे या नहीं। तो रोलिंग बजट इस डर को खत्म करता है? पूरी तरह से। रोलिंग बजट चालू वर्ष के साथ साथ आने वाले 3 से 5 वर्षों के अनुमानित खर्च और विकास लक्ष्यों को भी शामिल करता है। ओह, मतलब एक तरह की गारंटी मिल जाती है। बिल्कुल। इससे परियोजनाओं के लिए पैसों की कमी नहीं होती, काम समय पर पूरे होते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि नीतियों में एक नीतिगत निरंतरता आ जाती है। जी, पॉलिसी कंटिन्यूटी। और आप सोचिए निवेशकों के लिए ये कितना बड़ा सकारात्मक संकेत है। हाँ, कोई भी बड़ी कंपनी तभी निवेश करेगी जब उसे पता हो कि राज्य की नीतियां अगले 5 साल तक स्थिर रहने वाली हैं। एकदम सही। ये तो हो गई बड़े उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। जी। लेकिन अगर हम आम आदमी और व्यापारियों के दृष्टिकोण से देखें जी। तो मुझे लगता है इस बजट में सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसमें कोई नया कर या टैक्स नहीं लगाया गया है। हाँ, यथास्थिति बनाई रखी गई है। और पुरानी कर दरों को भी नहीं बढ़ाया गया है। जबकि बजट का आकार इतना बड़ा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट आर्थिक रणनीति काम कर रही है। वो रणनीति क्या है? मैं जानना चाहूंगा। देखिए, कर ना बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य बाजार में उपभोग यानी कंजम्पशन को बढ़ाना है। मतलब लोग ज्यादा खर्च करें। बिल्कुल। जब सरकार टैक्स नहीं बढ़ाती तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचता है। जी। जब पैसा बचेगा तो लोग बाजार में जाकर खरीदारी करेंगे, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, छोटे व्यापारियों का माल बिकेगा। हाँ, और जब व्यापार बढ़ेगा तो अपने आप निवेश का एक बहुत ही अनुकूल माहौल बनेगा, प्रो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट जिसे हम कहते हैं। सही कहा। और सरकार को भी नुकसान नहीं है, क्योंकि जब बिक्री ज्यादा होगी तो सरकार को वैसे भी जीएसटी के रूप में ज्यादा राजस्व मिलेगा। मतलब विन विन सिचुएशन है। आम जनता भी खुश और सरकार का खजाना भी भर रहा है। बिल्कुल। चलिए, अब खजाने की बात आ ही गई है तो मैं कुछ बड़े आर्थिक आंकड़ों का पोस्टमार्टम करना चाहूंगा। जी बताइए। इस बार के कुल बजट का आकार है 4,38,317 करोड़ रुपए, जो कि राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ एक और बड़ा आंकड़ा है, जीएसडीपी का। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित 18,48,274 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जी। एक आम श्रोता के लिए इस 18 लाख करोड़ के आंकड़े का क्या मतलब है? देखिए, जीएसडीपी किसी भी राज्य की कुल आर्थिक शक्ति का पैमाना होता है। ये आंकड़ा सीधा प्रमाण है कि राज्य का विकास लगातार हो रहा है। मध्य प्रदेश अब सिर्फ एक कृषि प्रधान राज्य नहीं रहा, बल्कि वो एक मजबूत औद्योगिक अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। और अगर हम प्राप्तियों और व्यय की बात करें, कुल प्राप्तियां 3,89,397 करोड़ रुपए है और व्यय 3,88,925 करोड़ रुपए है। मतलब दोनों में बहुत शानदार संतुलन रखा गया है। बिल्कुल। और यहाँ एक आंकड़ा जिस पर मैं विशेष जोर देना चाहूंगी, वो है 44 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष या रेवेन्यू सरप्लस। हाँ, ये रेवेन्यू सरप्लस हमेशा अर्थशास्त्रियों का पसंदीदा शब्द होता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। आप इसे घरेलू बजट के उदाहरण से समझिए। जी बताइए। मान लीजिए आपके घर की महीने की कमाई 50,000 रुपए है। ठीक है। आप उस 50,000 में से अपना राशन, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, ये सब दैनिक खर्चे निकाल देते हैं। जी। अगर सारे खर्चे निकालने के बाद भी आपके पास कुछ पैसे बच जाते हैं जो आप अपने घर के रिनोवेशन में या किसी और विकास कार्य में लगा सकते हैं, हाँ, वो मेरी बचत होगी। बस वही बचत सरकार का राजस्व अधिशेष है। क्या बात है। इसका मतलब है कि सरकार अपने रोजमर्रा के प्रशासनिक खर्चों के लिए कर्ज नहीं ले रही है। उनकी वित्तीय सेहत बहुत बेहतरीन है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब कर्ज की बात आती है तो एक और आंकड़ा है, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। जी, जो कि जीएसडीपी का 3.87% है। तो क्या ये घाटा चिंता की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, एफआरबीएम यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक सुरक्षित सीमा तय की गई है। जी। और ये 3.87% उस सुरक्षित सीमा के भीतर ही है।
लेकिन सरकार ये जो पैसा उधार ले रही है, जब उनके पास पहले से ही रेवेन्यू सरप्लस है, तो ये उधार का पैसा जा कहाँ रहा है? यही इस बजट की सबसे खूबसूरत बात है। ये सारा का सारा पैसा पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है। पूंजीगत व्यय मतलब नई संपत्तियों का निर्माण। एकदम सही। सरकार ये पैसा वेतन बांटने में नहीं खर्च कर रही है। वो इस पैसे से नए स्कूल बना रही है, बड़े अस्पताल बना रही है, शानदार सड़कें और हाईवे बना रही हैं। ओहो, मतलब ये भविष्य के लिए निवेश हो रहा है। बिल्कुल। इसे हम अर्थशास्त्र में अच्छा कर्ज कहते हैं। तो जब इस पूंजीगत व्यय को हम उस रोलिंग बजट के साथ जोड़कर देखते हैं, जिसकी हमने पहले बात की थी, जी, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। कैसे? मतलब रोलिंग बजट से ये गारंटी मिल गई कि इन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अगले 3-5 साल तक पैसों की कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल। और जब इतने बड़े पैमाने पर स्कूल, अस्पताल और सड़कें लगातार बनेंगी, तो जाहिर सी बात है कि इससे भविष्य में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा। आपने बिल्कुल सही तार जोड़े हैं। रोजगार सृजन इसका सबसे बड़ा फायदा है। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते हैं तो अर्थव्यवस्था की नींव बेहद मजबूत हो जाती है। सच में। राज्य सरकार ने इस बार अपना जो पूरा फोकस है ना, वो ज्ञानी विजन पे रखा है। GYANII। सुनने में ये शब्द बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन इसके पीछे एक पूरा मैक्रो इकोनॉमिक ढांचा है। ज्ञानी का मतलब है गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। तो आज हमारा पूरा ध्यान इस विजन के ए पर है, यानी अन्नदाता। हाँ, और ये जो ए है ना, ये इस पूरी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं ऐसा इसलिए कहूंगा क्योंकि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर कृषि से ही संचालित होता है। बजट दस्तावेजों का गहराई से विश्लेषण करने पर जो सबसे बड़ा वैचारिक बदलाव मुझे नजर आता है, वो ये है कि अब ध्यान केवल उत्पादन बढ़ाने पर नहीं है। मतलब सिर्फ पैदावार बढ़ाने पर नहीं। बिल्कुल नहीं। पहले कृषि बजट का सीधा सा मतलब होता था कि हम प्रति हेक्टेयर उपज कैसे बढ़ाएं, बस। लेकिन इस बार रणनीति थोड़ी अलग है। इस बार खेती की लागत को, यानी जो इनपुट कॉस्ट है, उसे योजनाबद्ध तरीके से कम करने की बात है। देखिए, सीधी सी बात है, जब इनपुट कॉस्ट कम होती है तो किसान का नेट प्रॉफिट मार्जिन अपने आप बढ़ जाता है, भले ही उत्पादन स्थिर ही क्यों ना रहे। ये तो एक बहुत ही परिपक्व आर्थिक दृष्टिकोण है, और यहीं से हमारी आज की चर्चा की नींव भी तैयार होती है। अगर हम बड़े आंकड़ों की बात करें तो साल 2026 को आधिकारिक तौर पर किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। जी। इसके साथ ही कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1,15,013 करोड़ रुपए का एक बहुत ही भारी भरकम आवंटन किया गया है। राज्य के कुल बजट को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन एक वित्तीय विश्लेषक के नज़रिए से मैं ये सोच रही थी कि सिर्फ एक वर्ष को कल्याण वर्ष घोषित करने से और बजट में इतनी बड़ी राशि लिख देने से ज़मीनी हकीकत में क्या बदला? मतलब क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक घोषणा है या इसके पीछे कोई ठोस तंत्र भी है? इसे सिर्फ एक कागजी घोषणा मान लेना जल्दबाजी होगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब किसी वर्ष को किसान कल्याण वर्ष का टैग दिया जाता है ना, तो पूरी राज्य मशीनरी के जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, यानी KPI, वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। ये जो 1,15,000 करोड़ का आवंटन है, ये किसी एक योजना के लिए नहीं है। तो ये किस तरह से बटा हुआ है? यह दरअसल एक पूरे इकोसिस्टम को फंड करने की तैयारी है। इसमें आपका फसल बीमा भी है, पशुपालन है, डेयरी विकास, सहकारिता और सिंचाई का बुनियादी ढांचा, सब कुछ शामिल है। यह सीलोज में काम करने के बजाय कृषि को एक एकीकृत उद्योग के रूप में देखने का प्रयास है। प्रशासन का हर विभाग, चाहे वो ऊर्जा हो या जल संसाधन, इस बजट के तहत कृषि के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक साथ लाया गया है। तो चलिए इस 1,15,000 करोड़ के आवंटन को थोड़ा और डिकोड करते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रभाव तो हमेशा विवरणों में ही छिपा होता है। इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जो लगभग 64,995 करोड़ रुपए का है, वो कृषि इनपुट प्रणाली के लिए रखा गया है, एग्रो इनपुट सिस्टम। अगर हम इसे पारंपरिक सब्सिडी मॉडल से तुलना करें तो यहाँ अलग क्या हो रहा है? यहाँ जो सबसे बड़ा अंतर है वह दृष्टिकोण का है। कैसे? आमतौर पर सरकारें पोस्ट हार्वेस्ट, यानी फसल कटाई के बाद के नुकसान की भरपाई या समर्थन मूल्य पर ज्यादा ध्यान देती रही हैं। लेकिन ये जो 64,000 करोड़ का फंड है, ये सीधे तौर पर प्री हार्वेस्ट कैपिटल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है।
मतलब बुवाई से पहले की मदद। एकदम सही। इसका मतलब है कि बीज, उर्वरक और शुरुआती खेती के उपकरणों जैसी जो बुनियादी चीजें हैं, उनके लिए सरकार पहले ही निवेश कर रही है। जब सरकार उच्च गुणवत्ता वाले बीजों या समय पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इतना बड़ा फंड रखती है, तो वो मूल रूप से किसान के शुरुआती जोखिम को अवशोषित कर रही है। जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में ये सुनिश्चित करना कि बुआई के समय किसान को पूंजी की कमी ना हो, ये आधी लड़ाई जीतने जैसा है। हाँ, ये एक दिलचस्प नजरिया है, प्री हार्वेस्ट बनाम पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट। लेकिन बजट का जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा था, वो है आधुनिक तकनीक और उत्पादन के लिए 28,158 करोड़ रुपए का आवंटन। दस्तावेजों में ड्रोन तकनीक, अत्याधुनिक मशीनरी और प्रिसिजन एग्रीकल्चर की बात की गई है। अब कागजों पर ये बहुत शानदार लगता है कि मध्य प्रदेश के खेतों में ड्रोन उड़ेंगे, लेकिन अगर हम व्यावहारिकता की बात करें तो राज्य में जो औसत जोत का आकार है वो काफी छोटा है। सही बात है। तो एक छोटे या सीमांत किसान के लिए जिसके पास बमुश्किल 1 या 2 हेक्टेयर जमीन है, वो इस महंगी ड्रोन तकनीक या भारी मशीनरी को कैसे अपनाएगा? क्या ये सिर्फ बड़े किसानों के लिए एक सब्सिडी योजना बनकर नहीं रह जाएगी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और तकनीक के समावेश में हमेशा यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। छोटे जोत वाले किसानों के लिए व्यक्तिगत रूप से ड्रोन या कोई भी बड़ा हार्वेस्टर खरीदना ये आर्थिक रूप से कभी भी व्यवहारी नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस 28,000 करोड़ के निवेश के तंत्र को समझें तो ये व्यक्तिगत स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। तो फिर ये किस मॉडल पर काम करेगा? इसके बजाय ये कस्टम हायरिंग सेंटर्स यानी CHC और सहकारी मॉडल को मजबूत करने की दिशा में है। एक तरह से मैं कहूंगा कि ये खेती के लिए एक उबर मॉडल बनाने जैसा है। अच्छा, मतलब पेपर यूज या किराए पर मशीनरी लेने का मॉडल। ठीक वही। पंचायत या जो सहकारी समिति होती है, उनके स्तर पर ये मशीनें उपलब्ध होंगी। किसान केवल सेवा के लिए भुगतान करेगा। अब जैसे ड्रोन को ही ले लें। ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव का फायदा यह है कि यह रसायनों के अनावश्यक उपयोग को 30 से 40% तक कम कर सकता है। पानी की भी बचत होती है इससे। बिल्कुल, पानी बचाता है और जो मैनुअल लेबर के स्वास्थ्य जोखिम है उन्हें भी खत्म करता है। जब सरकार इस तकनीक को सब्सिडाइज करती है तो वो दरअसल इन कस्टम हायरिंग सेंटर्स को स्थापित करने में मदद कर रही है, ताकि जो अंतिम उपयोग करता है यानी हमारा छोटा किसान, उस तक ये तकनीक सस्ती दर पर पहुंच सके। यह कृषि को एक श्रम गहन गतिविधि से निकालकर एक तकनीक संचालित उद्यम बनाने का एक दीर्घकालिक रोड मैप है। इस नजरिए से देखने पर तो ये 28,000 करोड़ का निवेश एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ज्यादा लगता है, ना कि सिर्फ एक नियमित खर्च। सही कहा। लेकिन देखिए, तकनीक और मशीनरी अपनी जगह है। खेती में सबसे बड़ा फैक्टर आज भी मौसम और बाजार की अनिश्चितता ही है। एक किसान सब कुछ सही कर सकता है, बेहतरीन बीज इस्तेमाल कर सकता है, ड्रोन से छिड़काव करवा सकता है, लेकिन अगर बाजार में दाम गिर गए या बेमौसम बारिश हो गई तो वो सब कुछ खो देता है। इस अनिश्चितता को कम करने के लिए इस बजट में सुरक्षा जाल या सेफ्टी नेट्स का क्या प्रावधान है? किसी भी मजबूत कृषि नीति में रिस्क मिटिगेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहां हमें 2 अलग-अलग प्रकार के सुरक्षा जालों को देखना होगा। एक जो बाजार के जोखिम को कवर करता है और दूसरा जो मौसम के जोखिम को। बाजार के जोखिम के लिए मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के तहत 1200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये फंड मुख्य रूप से ये सुनिश्चित करने के लिए है कि जब बम्पर पैदावार के कारण बाजार में कीमतें अचानक गिर जाएं, तो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। ये बाजार के झटकों को सोखने का एक बेहतरीन वित्तीय बफर है। और मौसम के जोखिम के लिए मैंने देखा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो हिस्सा है उसके लिए 1299 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हाँ, और उस बीमा कवर के साथ ही जो सबसे प्रभावी और प्रत्यक्ष सुरक्षा जाल है वो है इनकम सपोर्ट। आप किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। किसान सम्मान निधि व कल्याण योजना के तहत किसानों के खातों में सालाना 12,000 रुपए, जिसमें 6,000 केंद्र से और 6,000 राज्य से आते हैं। इसका जो सीधा हस्तांतरण है ये एक गेम चेंजर है। आर्थिक विश्लेषक अक्सर इसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के एक छोटे संस्करण के रूप में देखते हैं। लेकिन 12,000 की राशि अगर मैक्रो स्तर पर देखें तो काफी छोटी लग सकती है।
छोटी लग सकती है, लेकिन एक सीमांत किसान के लिए यह बुआई के मौसम से ठीक पहले नकदी की समस्या, जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं, उसे हल करती है। यह उन्हें गांव के साहूकारों के पास जाने से रोकती है। लिक्विडिटी और साहूकारों की बात चली है, तो यहाँ हमें कृषि ऋण वितरण के उस विशाल लक्ष्य पर भी बात करनी चाहिए जो इस बजट में निर्धारित किया गया है। 25,000 करोड़ रुपए का कृषि ऋण, वो भी बिना ब्याज या बेहद रियायती दरों पर देने का लक्ष्य है। मैं बस ये सोच रही थी कि अगर 12,000 रुपए नकद मिल रहे हैं तो फिर इतने बड़े पैमाने पर ऋण की आवश्यकता क्यों है? और क्या ये कर्ज अंततः किसानों को एक ऋण जाल या डेट ट्रैप में नहीं फंसा देगा? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि खेती अब एक व्यवसाय है और किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल तो चाहिए ही होती है। हाँ, वो तो है। 12,000 रुपए जो हैं वो जीवन निर्वाह और बुनियादी जरूरतों के लिए एक कुशन की तरह काम करते हैं, लेकिन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट्स खरीदने के लिए कर्ज चाहिए होता है। जब सरकार 25,000 करोड़ के शून्य या रियायती ब्याज वाले ऋण का लक्ष्य रखती है, तो वो दरअसल क्रेडिट मार्केट में हस्तक्षेप कर रही है। भारत के ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या कर्ज की अनुपलब्धता नहीं है, बल्कि कर्ज की अत्यधिक लागत है। एकदम सही। स्थानीय साहूकारों की ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती हैं। संस्थागत ऋण की आसान पहुंच सुनिश्चित करके सरकार किसानों की ब्याज लागत को भारी मात्रा में कम कर रही है, जो सीधे उनके प्रॉफिट मार्जिन में जुड़ता है। तो ये एक पूरा चक्कर है। इनपुट कॉस्ट कम करना, तकनीक के माध्यम से दक्षता बढ़ाना और सस्ती पूंजी उपलब्ध कराना। लेकिन ये सब धरे का धरा रह जाता है अगर बुनियादी ढांचा, विशेषकर ऊर्जा और पानी साथ न दे। बिल्कुल। हमने अक्सर देखा है कि बिजली की कमी या सिंचाई के अभाव में बेहतरीन नीतियां भी विफल हो जाती हैं। ऊर्जा के मोर्चे पर अगर बात करें तो 3,000 करोड़ रुपए के खर्च से 1 लाख सोलर पंप वितरित करने की योजना इस बजट का एक प्रमुख आकर्षण लगी मुझे। ये सिर्फ पंप देने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एनर्जी ट्रांजिशन है। हाँ, ये ग्रिड अर्थशास्त्र और कृषि के चौराहे पर खड़ा एक बहुत ही शानदार कदम है। जब हम 1 लाख नए सोलर पंपों की बात करते हैं तो हम केवल खेतों में पानी पहुंचाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम राज्य के बिजली बोर्डों पर से क्रॉस सब्सिडी के उस भारी दबाव को कम करने की बात कर रहे हैं जो उन्हें कृषि को मुफ्त या सस्ती बिजली देने के लिए उठाना पड़ता है। और इसके साथ ही डीजल पर निर्भरता भी तो कम होती है, जो कि इनपुट कॉस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना? ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। पीएम कुसुम योजना के तहत ये पहल न केवल किसानों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि ये एक ऑफ ग्रिड समाधान भी है। जब 6,70,000 से अधिक किसान पहले ही ऐसी योजनाओं से जुड़ चुके हैं, तो ये दर्शाता है कि किसान इस तकनीक को तेजी से अपना रहे हैं। ये राज्य के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और कृषि की परिचालन लागत को स्थायी रूप से नीचे लाने का एक दोहरा फायदा है। ऊर्जा के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कारक है वो है पानी। और जब हम मध्य प्रदेश और पानी की एक साथ बात करते हैं तो केन बेतवा लिंक परियोजना का जिक्र आना बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल, ये तो एक ऐतिहासिक परियोजना है। हाँ, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में दशकों से चर्चा हो रही है। इस बार के बजट में इसके लिए लगभग 42,605 करोड़ रुपए के कुल निवेश का जिक्र है और कार्यों में तेजी लाने की बात भी कही गई है। कागजों पर यह परियोजना 8.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और 44 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराएगी। लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारत में इस तरह की इंटर बेसिन रिवर लिंकिंग परियोजनाओं को पर्यावरणीय चिंताओं, भूमि अधिग्रहण और लाल फीताशाही के कारण भारी देरी का सामना करना पड़ा है। क्या इस बार कुछ अलग होने की उम्मीद दिख रही है? आपकी शंका बिल्कुल जायज है। इस तरह की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का क्रियान्वयन हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। लेकिन अगर हम इस परियोजना के रणनीतिक महत्व को देखें तो यह सिर्फ एक नहर बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है। तो इसका व्यापक असर क्या होगा? देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जहां पानी की कमी ने पीढ़ियों से कृषि और आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया है। 42,000 करोड़ का यह भारी निवेश उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है। यदि ये लक्षित सीमा के भीतर निष्पादित होता है तो जो क्षेत्र आज सूखे और पलायन के लिए जाना जाता है वो कल मध्य प्रदेश का एक नया कृषि हब बन सकता है। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और निरंतर फंडिंग की आवश्यकता होगी और बजट में ऐसे प्राथमिकता देना एक बहुत मजबूत संकेत है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या क्रियान्वयन इस वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ तालमेल बिठा पाता है या नहीं। अब अगर हम थोड़ा भविष्य की ओर देखें
तो इस बजट में एक और बहुत ही रणनीतिक कदम उठाया गया है और वो है 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य। नेचुरल फार्मिंग। जी, दुनिया भर में अब लोग रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल को लेके जागरूक हो रहे हैं। मिट्टी की घटती उर्वरता और भूजल का प्रदूषण ये एक गंभीर समस्या बन चुका है। ऐसे में 1 लाख हेक्टेयर का ये लक्ष्य मुझे लगता है एक पायलट प्रोजेक्ट से कहीं बड़ा है। ये एक स्पष्ट नीतिगत बदलाव का संकेत देता है। मैं कहूंगा कि ये दरअसल कृषि के एक नए प्रतिमान की ओर संक्रमण है। हमने हरित क्रांति के तहत उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों पर बहुत अधिक निर्भरता विकसित कर ली थी। बिल्कुल, उत्पादकता तो बढ़ी, लेकिन मिट्टी की कीमत पर। हाँ, और अब हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होने लगा है। मतलब फायदा कम और नुकसान ज्यादा। जी, यानी ज्यादा उर्वरक डालने से अब उत्पादन में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि मिट्टी की सेहत लगातार खराब हो रही है। प्राकृतिक खेती की ओर ये कदम सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए भी है। जब इनपुट के रूप में महंगे रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है, तो किसान का मार्जिन फिर से सुधरने लगता है। और ये कदम तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम मध्य प्रदेश की वर्तमान कृषि शक्ति को देखते हैं। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य पहले से ही कई मोर्चों पर हावी है। मध्य प्रदेश आज दलहन के उत्पादन में देश में नंबर 1 पर है। गेहूं और तिलहन में ये पूरे देश में दूसरे स्थान पर आता है। और संतरा, धनिया और लहसुन जैसी नकदी फसलों और मसालों के मामले में भी राज्य का प्रदर्शन असाधारण रहा है। जब आपके पास पहले से ही इतनी बड़ी उत्पादन क्षमता मौजूद है, तो प्राकृतिक खेती का ये तड़का इस पूरी कहानी को कैसे बदल सकता है? यही वो मास्टर स्ट्रोक है जिसे हमें समझना चाहिए। मध्य प्रदेश पहले ही ये साबित कर चुका है कि वो भारी मात्रा में उत्पादन कर सकता है, लेकिन अब जब आप इस विशाल उत्पादन क्षमता को प्राकृतिक या जैविक टैग के साथ जोड़ते हैं, तो आप एक बिल्कुल नए प्रीमियम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। सरकार का मौजूदा फोकस केवल उत्पादन पर नहीं है, बल्कि मार्केटिंग और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर भी है। अच्छा, मतलब अब बात सिर्फ उगाने की नहीं है, बल्कि उसे सही जगह और सही कीमत पर बेचने की भी है। एकदम सही। जब राज्य इनपुट लागत को कम करने, सिंचाई और ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक साथ निवेश करता है, तो वो एक ऐसी सप्लाई चेन तैयार कर रहा है जहां मध्य प्रदेश का किसान सिर्फ घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा नहीं करेगा, बल्कि वो वैश्विक निर्यात के लिए भी तैयार होगा। एक मजबूत सप्लाई चेन ये सुनिश्चित करती है कि खेत से लेकर प्रोसेसिंग यूनिट और फिर सुपरमार्केट तक मूल्यवर्धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे किसान को मिले। अगर हम इस पूरी चर्चा के सभी सूत्रों को एक साथ पिरोएं, तो ये 2026-27 का बजट एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। ये 1,15,000 करोड़ का आवंटन सिर्फ अलग-अलग योजनाओं का पुलिंदा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तकनीक, बुनियादी ढांचे और पूंजी तक पहुंच का एक ऐसा मैट्रिक्स है जो पारंपरिक खेती को एक आधुनिक और लाभदायक व्यवसाय में बदलने का प्रयास कर रहा है। ज्ञानी विजन का ए यानी अन्नदाता सिर्फ एक लाभार्थी नहीं है, बल्कि इस नई अर्थव्यवस्था का मुख्य चालक है। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि ये बजट मध्य प्रदेश को भारत के निर्विवाद फूड बाउल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक छलांग है। इसमें छोटे किसानों के लिए अल्पकालिक राहत जैसे 12,000 रुपए की नकद सहायता और राज्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण जैसे केन बेतवा और ड्रोन तकनीक, इन दोनों के बीच एक बहुत ही नाजुक लेकिन सटीक संतुलन बिठाया गया है। इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार जिस पर शायद श्रोताओं को कुछ समय तक सोचना चाहिए। जब ये 1 लाख हेक्टेयर का प्राकृतिक खेती का लक्ष्य पूरी तरह से हकीकत बन जाएगा, तो क्या ये दलहन और गेहूं जैसे प्रमुख अनाजों के राष्ट्रीय और वैश्विक सप्लाई चेन में एक नई जैविक क्रांति की शुरुआत कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर देख रहे हैं जहां मेड इन एमपी अनाज का टैग देखते ही वैश्विक बाजार ये मान लेगा कि ये उत्पाद पूरी तरह से रसायन मुक्त और प्रीमियम क्वालिटी का है? अगर ये दांव सफल होता है तो यह न केवल कृषि का अर्थशास्त्र बदल देगा, बल्कि भारत के ग्लोबल एग्री एक्सपोर्ट परिदृश्य को भी हमेशा के लिए नया रूप दे देगा। ये यकीनन एक ऐसा आर्थिक बदलाव होगा जिसका असर कई दशकों तक महसूस किया जाएगा। If you
you found this budget analysis helpful, please make sure to subscribe to our channel. And for detailed notes and PDFs, don't forget to join our Telegram group named The Knowledge Nexus. Thanks for tuning in.